रोहित की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। न जाने शादी के दिन से लेकर आज तक जैसे ही मैं कमरे में आती, पता नहीं कैसे मुझे तुरंत नींद आ जाती और मैं सो जाती। आज भी मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी और हम दोनों पति पत्नी की बातें अधूरी ही रह गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ था। मैंने देखा रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी और रोहित का हाथ पकड़ते हुए बोली, रोहित मुझे माफ कर दीजिए, हमारी शादी को इतने दिन होने वाले हैं और हम अब तक एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आप कभी भी अपने दिल में यह बात मत लाइएगा कि मैं अभी तक अपने पहले मंगेतर को भूल नहीं पाई हूँ और इसलिए आपसे यह सब दूरी बना रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपके प्यार ने मुझे बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया है और मैं उसे कब का भूल चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर रोहित ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये कहकर रोहित कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में मेरे देवर रौनक और रोहित दोनों ऑफिस चले गए। दोपहर के वक्त माँ और पापा मिठाई लेकर मेरे घर आए। मेरी सास ने उनका बहुत हाव भगत से स्वागत किया। उस दिन मेरी छोटी बहन रचना की शादी मेरे देवर रौनक से तय की गई थी। मेरी सास ने मेरी माँ से कहा, बहन जी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। आप दो जोड़ी में अपनी बेटी को मेरे घर विदा कर दीजिए। यह बात सुनकर मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे। मेरी सास ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते में ज्यादा देरी ना हो और जल्द से जल्द रचना और रौनक की शादी कर दी जाए। मुझे लगा और पापा कहेंगे कि इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे घर वाले ने भी कह दिया कि ठीक है, हमें यह शर्त मंजूर है। माँ और पापा की बात सुनकर मैं हैरत तो बहुत हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरा देवर एक अच्छा लड़का था। वो अपने काम से काम रखता था और मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई थी। इसलिए मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी। और धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जब रचना की शादी मेरे देवर रौनक से हो गई। वो दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। रचना को देखकर मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों बहनें मिलजुल कर रहने वाली हैं। सुबह हुई तो काफी लेट हो गया और रचना अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, जबकि मेरा देवर तो कब से उठा हुआ था। मैंने रौनक से कहा कि रौनक, रचना को बुला दो, वो आकर नाश्ता कर ले। रौनक ने मेरी बात को टालते हुए कहा, भाभी सो रही है, उसे सोने दीजिए, मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो। पर जब काफी देर हो गई तो रचना कमरे से बाहर नहीं आई, तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, श्वेता, तुम यह मत समझना कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा है, वो बहुत गुस्से वाला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके कमरे में मत जाओ। मैंने मजबूरी में अपना सर हिला दिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे रचना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा जब वो सोकर उठेगी तो मैं उसकी बहुत क्लास लूंगी, कौन इतनी देर तक सोता है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा इंतजार इतना लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रचना अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। मेरे दिल में तो फूल उठने लगे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर कुछ ही देर बाद रचना अपने कमरे से निकली। यह देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन साथ ही इस बात की हैरानी हुई कि उसने अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखा था। वो किचन की तरफ बढ़ी तो मैंने जल्दी से उसके पीछे पीछे किचन में गई और उससे बोली, रचना ना, इतनी देर तक क्यों सोती रही और इस तरह अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? इधर मुंह करो, सब कुछ ठीक तो है ना? इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर रचना के चेहरे से उसका घूंघट उठाती, तभी वो जल्दी से किचन से भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं भी जल्दी से उसके पीछे पीछे गई। उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा पीटते हुए मैं गुस्से में बोल रही थी, रचना, अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मेरा देवर वहां पर आ गया। वो गुस्से से
चीखते हुए बोला, भाभी आप मुझे और मेरी नई नवेली दुल्हन को थोड़ा प्राइवेसी देंगी? सच कहूँ तो मुझे आपसे इस तरह की हरकत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। यह सब क्या हो रहा है? मैं भी उसी की जुबान में बोली, इसी वक्त अपनी बहन से मिलना है। तुम्हें बात समझ में आई? तुम्हारी पत्नी वह बाद में बनी है, पहले वह मेरी बहन है। हम दोनों ऊंची ऊंची आवाजों में बात कर रहे थे, तभी मेरी सास हम दोनों की आवाज सुनकर वहां पर आ गई और कहने लगी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, माँ जी मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास ने कहा, अच्छा पहले मुझे कमरे में जाने दो, फिर मैं रचना से पूछती हूँ कि आखिर वो तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती है। मेरी सास खटखटाने लगी और बोली, रचना बेटा दरवाजा खोलो। मेरी सास की बात सुनते ही रचना ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और मेरी सास कमरे में चली गई। पर यह सब देखकर मैं बहुत हैरान थी कि रचना ने मेरे कहने पर दरवाजा क्यों नहीं खोला। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, श्वेता रचना ने कहा है कि वो तुमसे ना तो मिलना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटा तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? इस ना में अपना सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी कि बैठे बैठे मेरी बहन को क्या हो गया है। ऐसे ही करते करते यूं ही 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में एक बार भी रचना की शक्ल नहीं देखी थी। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी। यह सब मैं अपने माँ बाप को भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि यह सब जानने के बाद वह लोग भी परेशान हो जाते। मैंने इस बारे में रोहित से बात की थी, पर उन्होंने कहा यह पति पत्नी के बीच का मामला है। अगर रचना तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब 3 दिन बाद रचना कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं बहुत घबरा गई और कमरे में बैठकर फुट-फुट कर रोने लगी। तभी रोहित कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उनसे कहा जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं अपनी बहन से 3 दिन से नहीं मिल पाई हूँ और आप पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो। मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और पूछा, आप मेरा बताइए कि आपको इन सब के बारे में कुछ पता है कि नहीं? आखिर इस घर में हो क्या रहा है? कुछ देर तक तो वो तो मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ आप बताइए तो। उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मुझे पकड़ा दिया और कहने लगी, आज खाने में तुम ये पुड़िया माँ और भाई के खाने में मिला देना। अगर तुम यह हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना फिर सारी जिंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। नजरों से रोहित की तरफ देखने लगी। रोहित ने कहा, नहीं अब इसके आगे कोई सवाल नहीं। मैं चुप हो गई। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है, इसलिए मैंने रोहित की बात मान ली। और आज खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तो मैंने अपनी सास और देवर के खाने में वह दवाई मिला दी थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास और देवर कुर्सी पर ही बैठे बैठे लेट गए थे। मेरे पति रोहित जल्दी से उठे और रचना से कर बोले, रचना जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ। रोहित। रचना ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। फिर रोहित ने हम दोनों बहनों को जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा। हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए थे। रोहित हमें से बहुत दूर लेकर आ गए। फिर उन्होंने गाड़ी रोक दी और कहने लगे, तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारे घर वाले जैसे हमें समझ रहे हो, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम कोई खानदानी अमीर नहीं है, बल्कि हम लोग तो एक फ्रॉड हैं। हम जाकर अच्छा खासा घर किराए पर लेते हैं। हमारा रहन सहन देखकर लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं और फिर गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उन्हें आगे अच्छे अच्छे दामों पर बेच देते हैं और फिर उससे फरार हो जाते हैं। श्वेता, मैं तुम्हें भी हर रात नींद की दवाई देता था ताकि तुम मुझसे किसी भी किस्म का सवाल न कर सको, क्योंकि हमारा इरादा यह था कि जैसे ही रौनक की शादी रचना से हो जाएगी तो हम दोनों, मगर तुम्हारे साथ इतने दिन रहते रहते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए मैंने उस घर से निकालने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। श्वेता, अगर तुम
अगर तुम मुझे अपनाना ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी खातिर यह जुर्म का रास्ता छोड़ दूंगा। रोहित हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप के घर पर छोड़ आया। मैंने रचना से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। उसने कहा, रौनक ने पहले दिन ही मुझे धमकी दी थी कि अगर तो वह लोग आपके साथ बहुत गलत कर देंगे। इन लोगों ने मेरा मोबाइल फोन भी मेरे हाथ से छीन लिया था। मैं मजबूर थी, इसलिए वह लोग जैसा जैसा कह रहे थे मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। इसलिए मैंने तो आपको बताई। वह लोग भी इस बात को सुनकर दंग रह गए। खैर मैंने रोहित के साथ रहने का इरादा कर लिया था। रोहित ने कहकर अपने सारे गैंग वालों को पकड़ा दिया। रोहित मुझसे बहुत प्यार करते। हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, मगर मुझे इस बात का सुकून है कि भगवान ने मेरा घर उजाड़ने से बचा लिया और मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी मेरी बहन रचना की भी